हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोस्ट विविड। आप सभी को पता होगा एनपीएस ने नए रूल्स अनाउंस किए हैं जो अक्टूबर 1 2025 से लागू होते हैं। आइए इन नए रूल्स को अच्छी तरह से समझते हैं, साथ ही साथ इन्हें अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। एनपीएस ने न्यू स्कीम लॉन्च किए हैं। पहले हमारे पास सिर्फ एक स्कीम या फंड हुआ करता था जिसमें हम निवेश करते थे। अब हमारे पास एक से अधिक स्कीम है और हम एक से अधिक स्कीम में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम अलग अलग टाइप के हैं। आइए समझते हैं नए स्कीम से पहले क्या क्या फंड मैनेजर हमारे पास हैं। ये है फंड मैनेजर की लिस्ट, आप देख सकते हैं। इसमें एसबीआई है, एलआईसी है, एचडीएफसी है, आदित्य बिरला है, यूटीआई, कोटक, आईसीआईसीआई, टाटा, एक्सिस और लास्ट में डीएसपी। ये क्या है? ये है एक कंपनी जिन्हें हम एएमसी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या फिर इन्हें फंड मैनेजर भी कह सकते हैं। पहले हमारा पैसा इन कंपनीज में जाता है, फिर ये जो कंपनी है, हर कंपनी के पास अलग अलग स्कीम या फिर फंड कहिए अवेलेबल हैं। उन्हें भी हम देखेंगे आगे चल के, हर कंपनी के पास क्या क्या स्कीम है। और आपने जो स्कीम चूज़ किया है जिस फंड मैनेजर के अंदर, वो स्कीम में आपका पैसा निवेश होता है। हम पूरा अप्लाई करके देखेंगे कैसे हम फंड मैनेजर चूज़ कर सकते हैं, कैसे हम स्कीम चूज़ कर सकते हैं, पूरा अच्छी तरह से समझेंगे हम। जैसा कि मैंने बताया था कि टोटल हमारे पास 10 फंड मैनेजर हैं। इन 10 फंड मैनेजर के पास एक से अधिक स्कीम अवेलेबल है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आदित्य बिरला के पास 2 फंड्स हैं, एक्सिस के पास 1, डीएसपी के पास 1, एचडीएफसी के पास 2, आईसीआईसीआई के पास 2, कोटक के पास 1, एलआईसी के पास 2, एसबीआई के पास 2, टाटा के पास 1 और फिर लास्ट में यूटीआई के पास भी 2 फंड हैं। ये जो फंड है ये एक फ्रेमवर्क के अंडर आता है जिसे हम कहते हैं मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क। अभी अभी ये सारे फंड जो हम लोगों ने देखे हैं वो सारे फंड्स मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क के अंडर आता है। अगर हम एक साथ एक से अधिक फंड में निवेश करना चाहते हैं तो हमें मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ समझेंगे कि ये इससे पहले जिस फंड में हम लोग पैसा निवेश करते थे क्या होगा उस स्कीम का, वो अभी भी चल रहा है या वो फिर बंद हो चुका है। तो दोस्तों, वो पुराना स्कीम भी चल रहा है और अभी नया मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क आ चुका है। तो अगर हम पैसा निवेश करते हैं तो हमारे ऊपर है कितना पैसा कॉमन स्कीम को जाएगा। कॉमन स्कीम यहाँ मतलब पुराना स्कीम जिसमें सिर्फ एक फंड हुआ करता था, और कितना पैसा नए मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क में जाएगा। मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है और उसमें एक से अधिक फंड है। मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क से पहले समझते हैं कॉमन स्कीम क्या है। ये कॉमन स्कीम पुरानी स्कीम को ही कहा जाता है। कॉमन स्कीम में हर कैटेगरी में सिर्फ एक फंड हुआ करता था। मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क में हर कैटेगरी में एक से अधिक फंड है। कॉमन स्कीम में आपको याद होगा वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे हमें, यानी कि 4 कैटेगरी। ECG, ई मतलब इक्विटी में आपका पैसा निवेश होगा, सी मतलब कॉरपोरेट बॉन्ड में, जी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ए मतलब रियल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका पैसा निवेश होगा। और इन सारे में गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट सेट किया था। इक्विटी में आप 75% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं चाह कर भी। कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप 100% अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं, पर इसमें रिटर्न थोड़ा कम होता है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड
में सिर्फ और सिर्फ 5% ही अलाउड है मैक्सिमम, क्योंकि ये हाईली रिस्की है। सबसे बड़ा चेंजेस जो एनपीएस ने अनाउंस किया है वो है इक्विटी एलोकेशन 100%। मतलब कि अब हम चाहें तो अपना पूरा पैसा इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। पहले हमें कॉमन स्कीम के अंडर देखा था कि इक्विटी एलोकेशन मैक्सिमम 75% अलाउड था। अब हमें मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क के अंडर इक्विटी एलोकेशन 100% अलाउड है। इसका मतलब हाई रिस्क और मोर रिटर्न। दोबारा से इन फंड्स को देखते हैं। ये है इक्विटी फंड और इन सारे फंड में 100% कंट्रीब्यूशन अलाउड है। इनमें कोई लिमिट नहीं है, चाहे तो हम सारा का सारा पैसा इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। पिछले फंड्स की तरह नहीं जहाँ पे 75% का लिमिट हुआ करता था, पर इन नए फंड्स में हम अपना 100% पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एनपीएस के न्यू रूल के अकॉर्डिंग फीस भी अब बढ़ चुका है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो पहले के मुकाबले बढ़ चुका है। आइए देखते हैं और समझते हैं कि कितना बड़ा है। एक्सपेंस रेशियो पहले 0.09 हुआ करता था, यानी कि 1 लाख रुपए पर आपको 90 रुपए फीस चार्ज की जाती थी 1 साल के लिए। अब उस 1 लाख के पीछे आपको 300 रुपये फीस देनी पड़ेंगी। बट समझते हैं कि ये कॉमन स्कीम और मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क क्या है। कॉमन स्कीम फ्रेमवर्क में अभी भी आपका पुराना फीस ही लगेगा 0.09 का, और अगर आप मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क चूज करते हैं तो उसके अंडर जितने भी फंड हैं, जितना पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा है, उस पैसे पे आपको 0.30% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। समझते हैं एनपीएस ने क्या क्या न्यू चेंजेस पर विचार कर रही है, जो हमें आगे चलकर देखने को मिल सकते हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा चेंज है वो है विड्रॉल रूल का चेंज, जिसमें पहले हम, या फिर अभी कहिए, 60% ऑफ आवर टोटल अमाउंट विड्रॉ कर सकते थे और 40% हमें छोड़ना पड़ता था, ताकि उस पैसे पे हमें पेंशन मिल सके हर महीने। अभी हम मैक्सिमम 80% विड्रॉ कर सकते हैं आने वाले समय में, और 20% छोड़ सकते हैं ताकि उस अमाउंट पे हमें पेंशन मिले। दूसरा जो चेंज जिस पे एनपीएस विचार कर रही है वो है एज लिमिट का। हमने बताया था कि पुराना जो इन्वेस्टमेंट है उसे कॉमन स्कीम कहते हैं, जो अभी भी चालू है, और नया जो स्कीम आया है वो है मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क। अगर हम पुराने स्कीम में निवेश करते हैं तो उसका एज लिमिट वो है 60 ईयर्स, यानी कि 60 ईयर्स तक आपका पैसा वहाँ लॉक्ड पड़ा रहेगा। आप चाह कर भी उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। पर अभी जो मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क आया है उसमें हम सिर्फ 15 साल तक के लिए ही लॉक इन पीरियड है, यानी कि अगर हम आज निवेश करते हैं तो ठीक 15 साल बाद चाहें तो उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। बट ये 15 ईयर का जो लिमिट है वो सिर्फ मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क वाले फंड्स के लिए है, कॉमन स्कीम वालों के लिए नहीं है। कॉमन स्कीम में आज भी पुराना रूल अप्लाई होता है, यानी कि अगर आप निवेश करते हैं तो आप उसे 60 साल की उम्र में ही विड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तीसरा जो रूल है वो है, पहले अगर हम चाहें तो 60 साल के बाद भी निवेश कर सकते थे, अब वो एज लिमिट थी 75। अब क्या है कि अगर हम चाहें तो 85 की उम्र तक भी निवेश कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क, यानी कि मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क का नुकसान। बहुत सारे यूट्यूब चैनल सिर्फ मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क के फ़ायदे की बात बता रहे हैं आपको, पर इन मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क से
आपका नुकसान क्या है वो हम जानेंगे। पर इससे पहले हम और भी चीज़ें हैं अब तक जो समझे हैं उनको अप्लाई करके देखेंगे और अंत में इन MSF का नुकसान क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। ये है NPS का ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ आकर NPS ऑप्शन चूज़ करेंगे और आप अपना प्रान नंबर यहाँ डालेंगे, साथ ही साथ पासवर्ड और कैप्चा डाल के इस चेक बॉक्स को क्लिक करके सबमिट करेंगे। जैसे ही आप NPS की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे अपने क्रेडेंशियल से, तो आप इस पेज पर आएंगे। इस पेज पर आते ही आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है मेक ट्रांजैक्शन। उसका सबसे पहला ऑप्शन सेट योर स्कीम एलोकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिया गया है कॉमन स्कीम, पेंशन स्कीम और यहाँ पे दिखा रहा है टोटल परसेंटेज। तो ये क्या है कॉमन स्कीम? कॉमन स्कीम कुछ नहीं, वो पुराने स्कीम को ही कॉमन स्कीम कहा जा रहा है और नया ये जो पेंशन स्कीम है ये है MSF, जिसको कहते हैं मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क, जो नया रूल अनाउंस हुआ है NPS के द्वारा। तो अब अगर आज आप कोई इन्वेस्टमेंट NPS में करना चाहते हैं तो NPS आपसे पूछ रहा है कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कितना % कॉमन स्कीम को जाना चाहिए और कितना % MSF को जाना चाहिए। टोटल मिलाकर 100। सपोज़ आप यहाँ पे 30 डाल रहे हैं, इसका मतलब 30% आपके पुराने स्कीम में इन्वेस्ट होगा और 70% MSF स्कीम में इन्वेस्ट होगा। टोटल मिलके 100 हो गया। यहाँ पर मान लीजिए आप 1 लाख निवेश करते हैं तो उस 1 लाख का 30,000 कॉमन स्कीम में जाएगा और 70% यानी कि 70,000 MSF में जाएगा। MSF में कौन कौन से स्कीम में पैसा इन्वेस्ट होगा आपको? पहले आपको फंड मैनेजर चूज़ करना है, पेंशन फंड मैनेजर PFM। यहाँ पे आपको 10 फंड मैनेजर की लिस्ट है। मान लीजिए आपने चुना HDFC। अब इस फंड मैनेजर के पास कितने फंड्स हैं? इसके पास 2 फंड्स हैं, आप देख सकते हैं। एक फंड है, एक का नाम है सुरक्षित इनकम फंड, दूसरे का नाम है इक्विटी एडवांटेज फंड। आप इनमें से कोई भी एक फंड चूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपका 70% पैसा इस फंड में जाएगा और 30% पुराने स्कीम में जाएगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर वो ऑप्शन क्यों नहीं है जिससे मैं फंड मैनेजर और उस फंड को चूज़ कर सकूँ? तो वो भी मैं बताऊँगा। वो ऑप्शन यहाँ नहीं, कहाँ से चूज़ कर सकते हैं वो मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद। अब अगर आपको लगता है कि HDFC के साथ साथ मैं किसी और फंड में भी पैसा डालना चाहता हूँ, तो कुछ करना नहीं है आपको, बस ऐड पर क्लिक करें। आप चाहते हैं कि 70% के जगह 35% इस फंड को जाए और रिमेनिंग 35% किसी और फंड को जाए, तो आप यहाँ से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कोटक, आपने कोटक फंड मैनेजर को चूज़ किया, यहाँ पे कोटक के पास सिर्फ एक फ़ंड है, आपने इस फंड को चूज़ किया, मतलब 35% इस फंड को गया, 35% इस फंड को गया। इस तरीके से आप ऐड पर क्लिक करके ढेर सारे फंड चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। टोटल मिलकर हो गया है 100%। आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक रिव्यू, इस पर क्लिक करते ही आप का फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप जैसे ही कंट्रीब्यूशन करेंगे आपके सिलेक्शन के अनुसार आपका पैसा इस सेलेक्टेड फंड में निवेश हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि जो पैसा कॉमन स्कीम को जा रहा है यानी कि 30%, उसमें मैं फंड मैनेजर या फंड को कैसे चूज़ करूं? उसे जानने से पहले समझते हैं कि अगर मेरे अमाउंट का अगर 30% कॉमन स्कीम को जाता है तो इसका मतलब उस 30% पे अभी भी 0.09 का
फीस लगेगा, और इस नए फंड में जो 70% जा रहा है इस पे नए वाली फीस लगेगी जो है 0.30। कॉमन स्कीम के फंड मैनेजर या फंड को चूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे बैक टू मेन्यू ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करते ही आप वापस से होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। होम स्क्रीन पर आते ही आपको वापस से मेक ट्रांजैक्शन पे जाना है और इस बार आपको तीसरा ऑप्शन चूज़ करना है जो है चेंज पीएफएम एसेट क्लास। आप इस पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा आपका टायर सेलेक्ट करने को। आप एनपीएस का टायर सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पे आपको अपना प्रान नंबर दिखेगा और आपने अब तक जिस फंड में निवेश किया था उसका डेटा दिखेगा। हमने कॉमन स्कीम में 30% चूज़ किया था, यानी कि उस 30% का 75% मेरे इक्विटी फंड में निवेश होगा और बचा हुआ 25% मेरे कॉरपोरेट बॉन्ड, देख सकते हैं स्कीम सी पे निवेश होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट में क्लिक करने के बाद जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक्टिव चॉइस पे क्लिक करना है। एक्टिव चॉइस पे क्लिक करते ही आपको ये दिखेगा। ये क्या है? ये है आपका सिलेक्शन, जो अब तक आपका फंड जिस स्कीम या में निवेश हो रहा था। मेरे केस में जैसा कि मैंने बताया था, मेरे कोटक के इक्विटी स्कीम में निवेश हो रहा था 75 और एचडीएफसी के कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश हो रहा था 25%। यहाँ से आप आकर सबसे पहले अपना फंड मैनेजर चूज़ करेंगे। मेरे केस में मुझे 2 दिखा रहा है क्योंकि ये फंड मैनेजर सिर्फ साल में एक बार आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे वो सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। आपके केस में आपको पूरे के पूरे 10 फंड मैनेजर दिखेंगे। आप इनमें से किसी भी फंड मैनेजर को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आते ही आपको उस फंड मैनेजर के अंदर कितने सारे स्कीम्स हैं, जैसे कोटक के पास कितने स्कीम्स हैं, स्कीम ई जो इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है, स्कीम सी जो कॉरपोरेट को, और स्कीम जी जो गवर्नमेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि ई के लिए मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो है 75, इसको आप बढ़ा नहीं सकते। आप चाह कर उसको 76 या 100 करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद अगर आप बचा हुआ 25% आप अगर चाहें तो कॉरपोरेट को दे दें, या फिर आपको मन करे तो 25% की जगह 10% कॉरपोरेट को दें। आप बचा हुआ 15% आप गवर्नमेंट बॉन्ड को भी दे सकते हैं। ये है गवर्नमेंट बॉन्ड। और नए कॉलम्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करिए, एचडीएफसी में जाइए, आप यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड, यहाँ पर आप इसको 15 कर दीजिए और यहाँ पे 10 कर दीजिए, पूरा हो गया 100। तो अब तक जो आपका कॉमन स्कीम में जो 30% आपने चूज़ किया था उस 30% का भी सब डिवीज़न है। क्या क्या डिवीज़न है, इस तरीके से आपका पैसा डिवाइड हो रहा है। 75% इक्विटी को, 15 कॉरपोरेट को और गवर्नमेंट को 10%। तो ये रहा आपका टोटल अमाउंट कैसे कंट्रीब्यूट होगा डिफरेंट स्कीम में। इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और काम पूरा हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ ड्रॉबैक ऑफ मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क। आइए इसको समझते हैं अच्छे से। अगर आपने एमएसएफ स्कीम में पैसा निवेश कर रहे हैं तो जो भी फंड में आपका पैसा जा रहा है, आपको मैंने ऑप्शन दिखाया था कॉमन और एमएसएफ इस फ्रेमवर्क का। अगर आप 30% कॉमन में डालते हैं, 70% एमएसएफ में डालते हैं, तो उस 70% पे आपको ये वाला चार्ज देना पड़ेगा 0.30। कॉमन वाले पे अभी भी पुराना चार्ज लगेगा जो है 0.09 का, ठीक है, जो पुराना स्कीम है। नए वाले में आपको ये देना पड़ेगा। जितना अमाउंट आप एमएसएफ में डाल रहे हैं उस पर ये वाला एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। ये अमाउंट 1 साल में लगता है आपके अमाउंट पे, कॉर्पस पे लगता है, ठीक है।
और कॉमन स्कीम टू एमएसएफ, मतलब अगर आप चाहें कि पुराना जो मेरा निवेश है, अब तक जो आपने निवेश किया था करीबन 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना भी निवेश किया था उसको चाहें तो पूरा का पूरा मैं एमएसएफ में शिफ्ट कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। आपने अब तक जो भी निवेश किया था कॉमन स्कीम में, वो कॉमन स्कीम में ही रहेगा। और अगर आप एमएसएफ में डालना चाहते हैं तो वो सिर्फ नए कंट्रीब्यूशन के लिए अलाउड है। पुराने जो कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुके हैं उसको आप एमएसएफ में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी फंड में। ये एमएसएफ स्कीम नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर या किसी भी कॉमन आदमी के लिए है, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है वो है एमएसएफ टू एसएफ, मतलब आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आज आपने एचडीएफसी का एक फ़ंड चूज़ किया है, इसमें आपने 1 लाख डाला, अगले साल फिर 1 लाख डाला, ऐसे करके आपने 5 साल तक डाला, ये फ़ंड ने अच्छा रिटर्न दिया। आपने देखा कुछ साल बाद ये फ़ंड अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, आपने देखा कि कोटक वाला फ़ंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आपने अब तक जो भी निवेश किए हैं उसको अगर आप चाहें कि मैं उसको निकाल के उस फंड में डाल दूं जो फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो पैसा जिस स्कीम में चला गया है वो पैसा उस स्कीम में 15 साल तक रहेगा, उसको आप 15 साल से पहले निकाल नहीं सकते। अगर आप चाहें तो नए इन्वेस्टमेंट के लिए वो स्कीम बदल दें, मतलब कि अगर आप चाहें तो अब से आप पुराने वाले स्कीम में पैसा नहीं डालेंगे, आप नए वाले स्कीम में डालेंगे जो फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। बट जो पैसा एमएसएफ में चला गया है उसको आप निकाल कर सोचें कि मैं एमएसएफ की उस वाले स्कीम में डाल दूँ जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। जो पैसा निवेश हो चुका वो निवेश हो चुका 15 साल के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने 5 साल में एक फ़ंड में पैसा डाला और वो 5 साल तक उस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया, उसके बाद छठे या 7वें साल में वो फंड अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आप चाहें तो वो सारे एग्जिस्टिंग कॉर्पस को, उस फंड को कॉमन स्कीम में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अब तक आपने अगर 5 लाख रुपए एमएसएफ में डाल दिया है और आपका मन कर रहा है, आपने देखा कि ये फंड ने अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आप उस फंड को, ऑलरेडी इन्वेस्टेड फंड को कॉमन स्कीम में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एमएसएफ स्कीम के फंड का पैसा अब तक जो निवेश कर रहा था अब उसमें ना डाल के किसी नए में डालना चाहता हूँ, तो नए कंट्रीब्यूशन के लिए अलाउड है। मतलब अब तक आपने एचडीएफसी के किसी फंड में डाला है, अब आप चाहते हैं कोटक में डालना, वो अलाउड है। आप वहाँ जाकर ऑप्शन चूज़ कर लीजिए कोटक, अब से नया इन्वेस्टमेंट कोटक में जाएगा। बट जो निवेश हो चुका है वो अब निकलने वाला नहीं है, वो 15 साल के लिए ब्लॉक्ड है। अगर आप चाहें तो उस पैसे को कॉमन स्कीम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट किसी और स्कीम में नहीं कर सकते हैं। तो ये है सबसे बड़ा ड्रॉबैक। तो बी केयरफुल दोस्तों बिफोर इन्वेस्टिंग इन एमएसएफ, बिकॉज देखिए, अगर आपने किसी फंड में डाला, देखा कि ये फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, क्या पता 2 साल तक उसने अच्छा रिटर्न दिया, बट उसके बाद के 5 साल में उस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपका पैसा तो फंस गया और वो पैसा उसी में इन्वेस्टेड रहेगा। क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप उस फंड को निकाल के किसी और, उस पैसे को निकाल के किसी और फंड में डाल सकें। 15 साल के लिए आप लॉक्ड हैं। बट कॉमन स्कीम, आपको याद होगा, जितना भी पैसा आपने कॉमन स्कीम में डाला है उस कॉमन स्कीम के अंडर आप स्विचिंग अलाउड है, राइट। हमने देखा था कि पहले मैंने डीएसपी में डाला था पैसा, उसको चेंज करके मैंने कोटक में डाल दिया। और मैं कोशिश करूँगा ये सारे कमेंट्स को सल्यूशन मैं कमेंट में प्रोवाइड कर दूँ, अगर छोटा हो या अगर मुझे लगेगा
कि मुझे नए वीडियो की ज़रूरत है तो मैं नया वीडियो भी बनाऊंगा। एनपीएस रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कृपया करके कमेंट में ऐड करिए और मेरे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मैं बताऊंगा। बाकी जितने भी चैनल हैं वो सिर्फ आपको ऊपर ही बता रहे हैं कि ये 100% अलाउड है, बट क्यों अलाउड है, कैसे अलाउड है, वो सब वो लोग नहीं बताते हैं। मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, स्टेप वाइज स्टेप। कोई भी डाउट हो प्लीज़ टेल मी, मैं बताऊंगा आपको।